नमस्कार मित्रों, मेरा नाम युवराज पांडे। आज हम राइज ऑफ मराठा के आगे या मराठों का उदय के आगे दूसरे अध्याय शिवाजी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें कि किस प्रकार से मराठाओं का साम्राज्य का जो उदय हो रहा है वह हो रहा है, तो उसको पुनः एक बार हम रिवीजन करते हुए यहाँ चलेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उसी समय शिवाजी के पूर्वज या उनके पहले पूर्वज जो आए मेवाड़ छोड़कर महाराष्ट्र, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति जिन्होंने इन शिवाजी के उत्कर्ष को और आगे बढ़ाया, मालोजी। बाबा जी के दो पुत्र थे, मालोजी और विठोजी। दोनों लोग कृषि कार्य कर रहे थे। कृषि कार्य से घर की आमदनी ठीक तरीके से घर परिवार नहीं चल पा रहा था। इसी बीच अपनी सैनिक योग्यता का उन्होंने लाभ उठाया और लखुजी जाधव के साथ उनके अंगरक्षक के रूप में काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी वीरता, शौर्य, प्रशंसा से उन्हें अहमदनगर जाने का सौभाग्य मिला और अहमदनगर में वह मलिक अंबर की सेवा में चले गए। इसके बाद धीरे धीरे अपने उत्कर्ष से जाते जाते शाह जी के समय हम जानते हैं कि शाह जी के समय 5000 का मनसब भी प्राप्त कर लेते हैं शिवाजी के पूर्वज। आज हम देखते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिसने शिवाजी को उत्कर्ष में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान की, और किस प्रकार से शिवाजी ने अपने अभियानों की शुरुआत की, और कैसे वह भारतीय पृष्ठभूमि पर एक नायक के रूप में, एक युगांत व्यक्तित्व के रूप में, एक आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। तो आइए आज हम लोग शिवाजी का अध्ययन करते हैं। अप्रैल 1927 को पुणे के जूनानगर में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म शिवनेरी नामक किले में हुआ, और माता शिवनेरी के आशीर्वाद से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम उन्हीं के नाम पर शिवाजी रखा गया। शिवाजी प्रारंभिक दौर से ही काफी ज्यादा योग्य व्यक्ति थे। उनकी राजधानी जो वो बाद में बनाते हैं जूनागढ़ थी, और इसके बाद से पितामह मालोजी अहमदनगर राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पे थे। शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, वह लखुजी जाधव की पुत्री थी, और जिनका संबंध या जिनकी उत्पत्ति देवगिरी के यादव साम्राज्य से मानी जाती है। शिवाजी के जो पिताजी हैं शाहजी इस समय तक बेंगलोर की जागीर में रहते थे, और शिवाजी के इन्हीं सभी कार्यों के बीच शिवाजी को धीरे धीरे उनके विकास में सहयोग देते रहे। शिवाजी पर प्रारंभिक दौर में उनके पिता का विशेष कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि पिता उनके साथ नहीं रहते थे। शिवाजी के पिता उनके बड़े भाई संभाजी के साथ कर्नाटक में ही रहते थे, और शिवाजी यहाँ पूना में माता जीजाबाई और पिताजी के प्रिय मित्र, विश्वास पात्र, शिवाजी के शिक्षक, गुरु के रूप में भूमिका निभाने वाले दादाजी कोंड के साथ रहते थे। शिवाजी पर एक और व्यक्ति का बहुत ज्यादा प्रभाव हम देखते हैं, जो उस समय भक्ति आंदोलन के सूत्रधार, कर्णधार थे, और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के वस्त्र को उन्होंने अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह अर्थात झंडा बनाया, जो कि गुरु रामदास का भगवा झंडा था। इन तीनों व्यक्तियों के व्यक्तित्व का प्रभाव हम देखते हैं शिवाजी पर, और इन्हीं तीनों के समागम से शिवाजी की राष्ट्रीय छवि का निर्माण होता है। माता जीजाबाई प्रारंभ से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत, इन सब के किस्से सुनाती थी, और इन आध्यात्मिक चेतनाओं में दादाजी कोंड द्वारा दिया गया शारीरिक और सैनिक प्रशिक्षण, मानसिक बुद्धि चतुराई, युद्ध कुशलता आदि ने चार चांद लगा दी। इन सब के बाद उस रामदास से मिलने के बाद शिवाजी में एक और राष्ट्रीय विचारधारा
हिंदू धर्म से प्रेम, मातृभूमि से प्रेम और अत्यधिक प्रियता से अपने बंधुत्व मराठियों को एक साथ जोड़ने की एक जो ललक दिखाई देती है, वही इन्हीं सभी चीजों ने शिवाजी को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में हमें धरातल पर ले आके खड़ा कर दिया। और हम देखते हैं कि शिवाजी का प्रारंभिक दौर काफी संघर्षों से निकला। शिवाजी जब 19 वर्ष के थे, उस समय तक उन्होंने अपने क्षेत्र के जितनी भी सुरंगें थी, गुफाएं थी, उनका, दर्रों का और गुप्त मार्गों का बड़ी ही पेचीदगी से हर एक चीज का उन्होंने गहनता से अध्ययन किया। और वह जब निपुण हो गए तो अब समय था साम्राज्य विस्तार का। इसके पहले हम देखते हैं कि जैसे शिवाजी के बड़े भाई संभाजी, जो अत्यंत प्रिय थे शाहजी के, उनके साथ एक बहुत ही दुखद घटना हो जाती है और इसी के साथ शिवाजी का प्रादुर्भाव प्रारंभ होता है। शिवाजी के भाई संभाजी थे, जो शाहजी के साथ बेंगलुरु की जागीर में रहते थे। 1654 में पोलीगार के युद्ध में अपर खान से युद्ध किया और इस युद्ध में संभाजी की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में मृत्यु का एक और कारण भी हम देखते हैं कि इस समय अफजल खां, जो कि एक कुशल सैनिक था, जिसका एक और नाम अब्दुल्ला भट्टारी है, वह शिवाजी के बड़े भाई संभाजी के साथ विश्वासघात करता है इस पोलीगार के युद्ध में। और सही समय पर सैन्य सहायता न भेजने से संभाजी रण छोड़कर भागने वालों में से नहीं थे और उन्होंने मातृभूमि पर या पीठ दिखाकर ना भागने वालों में से थे और उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इस युद्ध में मृत्यु के बाद शाहजी बड़ी ही दुखद मन से और उसे अफजल खां को कोसते हुए कहते हैं कि अफजल खां एक विषैला सर्प है। और इस तरह हम देखते हैं कि शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की मृत्यु हो जाती है। शाहजी ने कर्नाटक में रहते हुए ही एक दूसरा विवाह किया तुकोबाई मोहिते से। तुकोबाई मोहिते कर्नाटक में ही रहती थी और वह कभी भी पूना नहीं गई। इससे शाहजी को एक और पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम व्यंकोजी था। दादाजी कोंडदेव शाहजी के बड़े अच्छे मित्र थे और इन्होंने ही शाहजी भोसले के अच्छे मित्र थे। इन्होंने ही शिवाजी को, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि शिवाजी को प्रशिक्षण दिया और 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह साईबाई के साथ हुआ। साईबाई के साथ शिवाजी का विवाह शिवाजी के जीवन में एक और राष्ट्रीय नायक के रूप में शिवाजी को हम देखते हैं। और आज के पीढ़ी को शिवाजी से सोचने की जरूरत है कि किस तरह अद्भुत संगठन क्षमता और राष्ट्र प्रेम की भावना ने शिवाजी जैसे एक नायक को हमें दिया। ये सारी चीजों को सीखने की आज हमें शिवाजी से जरूरत है। 1645 ईस्वी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है शिवाजी के जीवन की। रायेश्वर महादेव मंदिर में इन्होंने दादा पंथ को ही साक्षी माना और इन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इन्होंने हिंदवी स्वराज्य और धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन अर्पण करने की कसम खाई और इसमें जीजाबाई की प्रेरणादायक शिक्षा का ही परिणाम था कि इन्होंने 1663 में सिंहगढ़ जीत लिया। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि शिवाजी, जो एक आम व्यक्ति थे, उन्होंने मातृभूमि के लिए ऐसी चीजें करने का प्रण ले लिया और एक नवीन रास्ते पर चल पड़े। इस औरंगजेब से पहले अकबर, जहांगीर और कुछ हद तक शाहजहां भी जो हिंदूवादी विचार थे या हिंदूवादी जो नीतियां थी, धर्म थे, इन पे
बहुत ज्यादा कुठाराघात नहीं करते थे। परंतु जब औरंगजेब का समय आया तो औरंगजेब ने हिंदुओं को एक हाथ से लिया, उनके गंगा तट पर स्नान करने से लेकर मंदिरों को तोड़ने तक उनकी धार्मिक भावनाओं को बार बार आहत किया, और इस तरह से वह एक विशेष वर्ग का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। परंतु इससे निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि उस समय मुगल सेना का एक अपना एक खौफ था, तो उस समय बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन चूंकि ये सेंटर से दूर थे शिवाजी, और इन्होंने इस चीज को अपना प्रमुख हथियार बनाया और हिंदुत्व की रक्षा की जो प्रेरणा थी, कसम थी, उसे खाते हैं और धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन समस्त अर्पण कर देते हैं। और यही कारण है कि अपने पूरे जीवन शिवाजी लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे, और संघर्ष करते करते 1680 में अपनी मृत्यु से पूर्व तक और उसके बाद भी मराठों ने लगातार मुगलों से संघर्ष किया और मुगलों को जर्जर करने में बहुत बड़ी भूमिका मराठों ने निभाई। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या आगे होता है। 1663 में सिंहगढ़ की विजय हो चुकी थी। रनाडे जो एक प्रमुख इतिहासकार हैं, इनकी पुस्तक है राइज ऑफ द मराठा पावर, यह कहते हैं कि शिवाजी के चरित्र निर्माण में जीजाबाई की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस बात को बिल्कुल माना जा सकता है कि अगर बालक है तो उसकी पहली जो शिक्षक है, उसकी जो पहली गुरु है, वह उसकी माता है, और माता ने ही वो चरित्र का निर्माण किया, उस चरित्र राष्ट्रीय नायक का निर्माण किया, और इस बात को बिल्कुल माना जा सकता है कि जीजाबाई की वो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। 1646 ईस्वी में तोरण और मुरम्बगढ़ की या राजगढ़ की विजय कर लेते हैं शिवाजी, और एक नए संगठनकर्ता के रूप में वो उभर के आते हैं। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण विजय है कोंढाना, काफी चर्चा में रहा ये। तो इस विजय के पश्चात बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को बंदी बना लिया था। इस विजय के बाद से शाहजी को बंदी बना लिया था, और इस विजय से पहले कोंढाना पे एक पिक्चर भी बन चुकी है, आप लोगों ने देखी भी होगी मुझे लगता है। तो इस विजय से पहले ही जब वो 1643 में सिंहगढ़ की विजय करते हैं तो उन्हें एक बहुत ही वीर सैनिक की प्राप्ति हो चुकी होती है, जो इनके साथी होते हैं, नाम था तानाजी, और इस युद्ध में भी यह इनके साथी रहते हैं। और इसके बाद से शिवाजी के पास एक अद्भुत सैनिक क्षमता वाला एक दल होता है। मवाली तो इनके पहले साथी हैं, इनके पहले मित्र हैं, जो सैनिक भावना से पूरी तरह से प्रेरित हैं, और शिवाजी ने जाति पाति का बंधन हटाकर इन जनजाति लोगों को अपने सैनिकों में भर्ती कर लिया, और विशेष रूप से सैनिक प्रशिक्षण देने के बावजूद इनके जो समकालीन प्राकृतिक धरातलों का जो ज्ञान है वो अभी शिवाजी अपने रण चातुर्य कौशल में पूरी तरह से प्रयोग करते हैं। तो मवालियों का साथ भी मिल गया, और ये सारी चीजों को देखकर जो बीजापुर के सुल्तान हैं, बीजापुर के सुल्तान काफी छटपटाहट में हैं, आदिल शाह, और इन्होंने एक काम किया हुआ है, इन्होंने शाहजी को बंदी बना लिया है। अब यहाँ पर शिवाजी इन्हें काउंटर करेंगे, अर्थात इनके साथ खेलेंगे, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वह मुगल सेना या मुगल फौज में चले जाने का एक केवल प्रयास करेंगे शहजादों के माध्यम से, और इसी से भयभीत होता है बीजापुर का सुल्तान, और वह शाहजी को छोड़ देता है। इसके बाद 1654 में महत्वपूर्ण विजय करते हैं शिवाजी, पुरंदर के किले की विजय करते हैं, और इस किले का किलेदार वो बनाते हैं नीलकंठ जी को। तो यही नीलकंठ हैं जो पुरंदर के किले के जीतने के बाद पुरंदर के किले के किलेदार बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 1656 में एक प्रमुख विजय है जवाली की विजय, जो जुन्नार से धन प्राप्त होता है, यहाँ से काफी ज्यादा धन प्राप्त होता है शिवाजी को, और शिवाजी के उत्कर्ष में यह भी बहुत सहायक है, क्योंकि किसी भी सेना को चलने के लिए, युद्ध करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो शिवाजी इस धन के अनुसंधान के लिए बार बार नई विजय करते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 1657 मुगलों से मुलाकात होती है, पहली बार यहीं से
मुगलों से युद्ध भी होता है और इस कोंकण क्षेत्र में युद्ध होता है। और पहले युद्ध में चूंकि शिवाजी दूसरे की तरफ से लड़ रहे थे, 1657 में शिवाजी युद्ध में पराजित भी हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस युद्ध में पराजित होने के बाद, ये गलत टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 1657 ईस्वी में कोंकण क्षेत्र की विजय कर लेते हैं। कोंकण क्षेत्र की विजय करते हैं और कोंकण क्षेत्र में ही ये जंजीरा के सीधियों के राज्य पर भी इनका अधिकार हो जाता है। अब मैं आपको एक विशेष यहाँ पर तथ्य की जानकारी दे दूं कि 1657 में कोंकण क्षेत्र की जो विजय करते हैं, यहाँ पर एक दुर्ग था, जंजीरा के सीधियों का यहाँ पे अधिकार था, जो कि नौसैनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस जंजीरा के सीधियों पर मराठे शिवाजी अपने पूरे जीवन प्रयास करते रहे, लेकिन कभी जंजीरा के सीधियों पर यह विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी जो दुर्ग की बनावट थी वो इस प्रकार से थी कि ये जल दुर्ग की तरह था और कोई भी पोत यहाँ पर आता था तो इन्हें समाप्त करने की स्थिति में नहीं रहता था। और इनके पास ऐसे अनेक गुप्त द्वार थे जिससे ये अपने रसद की चीजें एक ज्यादा मात्रा में ये अपने पास भंडारण कर लेते थे, और इस भंडारण के चलते इन्हें लंबे समय तक अपने दुर्ग में बने रहते थे। कोई भी आक्रमणकारी इनसे बहुत समय तक प्रतिरोध नहीं कर पाता था और वापस चला जाता था। इसीलिए एक तरह से यह अजय की स्थिति में रहे और अपनी मृत्यु तक शिवाजी जंजीरा के सीधियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। 1659 यह वो वर्ष है जब शिवाजी के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं और दक्कन के जितने भी शक्तियां हैं वो शिवाजी से काफी चिंतित कि किस तरह अब शिवाजी का दमन किया जाए, किस तरह शिवाजी को बर्बाद किया जाए। इस वजह से क्योंकि अफजल खां जो संभाजी के व्यक्तित्व से परिचित था और उसने सैनिक सहायता नहीं भेजी थी, इस वजह से संभाजी की मृत्यु हो गई थी। अफजल खां इसी तरह की धारणा शिवाजी के बारे में भी बनाए हुए था। उसे शायद यह नहीं पता था कि उसका संघर्ष या उसका सामना किस वीर से होने जा रहा है। इसलिए वह एक बात कहता है कि मैं अपने घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को कैद कर ले आऊंगा या पकड़ लाऊंगा, परंतु होता इसके बिल्कुल विपरीत है। अफजल खां अपने एक दूत कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी से बातचीत करने भेजता है। शिवाजी जिन्होंने पहले ही हिंदू धर्म के मान और मर्यादा की कसम खाई थी, उसी बात की चर्चा कृष्णाजी भास्कर से करते हैं। कृष्णाजी भास्कर हिंदू धर्म और गौरव और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की दुआई उसे बार बार देते हैं और अफजल खां के पूरे षड्यंत्र का भेद वह पहले ही ले लेते हैं। और इस घटना के बाद से वह क्या करते हैं, वह करते हैं कि एक जगह जो वो मिलने के लिए तय करनी थी वह थी प्रतापगढ़ के जंगल। इस जंगलों में अपने एक प्रिय सहयोगी मोरो पिंगले या मोरो पंथ पिंगले, ये मोरो पंथ पिंगले ये शिवाजी के पहले पेशवा भी हैं। एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि शिवाजी के पहले पेशवा कौन थे, तो यही थे मोरो पंथ पिंगले। पंथ इसमें कभी कभी मोरो पंथ दे देता है, कभी कभी मोरो पिंगले दे देता है, तो इनको ये पहले प्यार लेते हैं मोरो पंथ पिंगले को। और दूसरे व्यक्ति जो थे वो नेताजी पालकर, इन दोनों के साथ वह सेना को इसी जंगल में छिपा देते हैं और गोपीनाथ को दूत बनाकर अफजल खां के पास भेज देते हैं। गोपीनाथ बहुत ही सूझबूझ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इन दो लोग वहीं पर पास की झाड़ियों में छिपे हुए होते हैं, मोरोपंथ पिंगले और नेताजी पालकर। इसके बाद जीवन महल और शंभूजी कावजी के साथ मिलने वह इन दो लोगों को अपने साथ लेकर मिलने जाते हैं अफजल खां से। अफजल खां भी काफी तैयारी के साथ आया था। उस समय के सबसे प्रसिद्ध जो तलवारबाज है सैयद बांदा, वो उसे लेकर आते हैं
अपने साथ अफजल खां और शिवाजी से गले मिलने के दौरान वह शिवाजी का गला दबाने लगते हैं। उनके इस प्रयत्न से और पीछे से खंजर भी घोंपने का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रयत्न से शिवाजी पहले ही आगाह थे। उन्होंने अपने हाथ में बगनखे पहने हुए थे जो आज भी लंदन में रखे हुए हैं। इसके बाद शिवाजी के समय हम एक नए प्रतिरोध को देखते हैं कि किस तरह शिवाजी 1657 में बीजापुर से जो एक संधि हो गई थी, उसके बाद से मुगलों से कभी उन्होंने संधि करने का प्रयास तो किया, लेकिन कभी भी उस संधि का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक कसम खाई हुई थी। उस कसम का भी वह अनुपालन कर रहे थे लगातार। तो 1657 में हम देखते हैं कि आदिल शाह की तरफ से पहली बार शिवाजी मुगलों के विरुद्ध उतरे और इस युद्ध में वह पराजित हुए। क्योंकि आदिल शाह विशेष तैयारी के साथ इस युद्ध में नहीं उतरा था, इस वजह से शिवाजी इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। इसके बाद 1663 का शाइस्ता खां के साथ जो इनका संघर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऐसी विशेष परिस्थितियां थी कि शाइस्ता खां से वो लगातार जो संघर्ष है वो करते जा रहे थे? आइए हम इसको देखते हैं। 1660 में दक्षिण का सूबेदार शाइस्ता खां को बनाकर भेजा गया। ये शाइस्ता खां ये औरंगजेब का मामा था। शाइस्ता खां बड़ी संख्या में मुगल फौजों को लेकर आया और उसने शिवाजी के तमाम क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और एक समय आया जब उसने शिवाजी के प्रिय लाल महल में भी अधिकार कर लिया और गलतीवश उसने इसी को अपना डेरा बनाया। औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां इसी लाल महल में अपने सैनिकों के साथ रात्रि में विश्राम कर रहा था। इस विश्राम के सूचना शिवाजी को मिल जाती है। शिवाजी जो पहले ही गुप्त रास्तों और सुरंगों के बारे में एक अच्छी जानकारी रखते थे, उन्होंने लगभग 400 मराठा सैनिकों के साथ इस भवन में हमला बोल दिया। तारीख थी 15 अप्रैल 1663। 15 अप्रैल 1663 को वह रात्रि में पूना में घुसते हैं और एक तलवार के अपने वार से वह जब मारते हैं तो शाइस्ता खां की 2 उंगलियां कटकर वहीं गिर जाती है और शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इसी दौरान एक मराठी सैनिक ने अपने तलवार के एक ही प्रहार से फतेह खां को मार दिया और इसी में फतेह खां की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद तत्काल प्रभाव से शाइस्ता खां को दक्कन की सूबेदारी से हटाकर उसके स्थान पर अपने पुत्र मुअज्जम को औरंगजेब रख देता है। परंतु इसके तुरंत बाद औरंगजेब शिवाजी का कट्टर शत्रु बन जाता है और शिवाजी के खिलाफ उस समय के सबसे प्रमुख और वीर कमांडर मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ लगाता है। मिर्जा राजा जय सिंह जो काफी अपनी शौर्यता के लिए उस समय जाने जाते थे, उनको शिवाजी के विरुद्ध भेज दिया गया और शिवाजी के उन्होंने महत्वपूर्ण किले, जो पुरंदर का किला था जिसमें शिवाजी का परिवार रहता था, उस किले के बाहर मुगल सेना ने रातों रात रणनीति के तहत घेराव करना शुरू किया। इस बात की खबर जब तक शिवाजी तक पहुंची, मुगलों द्वारा वह किला पूरी तरह से घेर लिया गया। इस किले में घिर जाने के बाद अब दोनों के मध्य एक समझौते की बात चलनी शुरू हुई और इस समझौते को करने के लिए शिवाजी बाध्य हुए, क्योंकि उस समय परिस्थितियां शिवाजी के प्रतिकूल थी और बिल्कुल इस समय प्रतिकूल थी। और इसी के बाद से हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिवाजी लगातार इस युद्ध में अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं।
इस घटना के पूर्व हम देखते हैं कि शिवाजी द्वारा सूरत का जो पहली लूट है या सूरत पे पहला आक्रमण जो शिवाजी कर रहे हैं, क्योंकि वह मुगलों को इस समय भारतीय संसाधन का लुटेरा मानते थे और इसी उद्देश्य से वह इनायत खां, जो कि उस समय गुजरात में मुगल सूबेदार था, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। इस पहली लूट में उन्हें लगभग 1 करोड़ का धन प्राप्त होता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय शिवाजी इनायत खां पर तो आक्रमण करते हैं, परंतु उस समय गुजरात में ही स्थापित 2 कंपनियां फ्रांसीसी डच और अंग्रेजों पर वह किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं करते, इसीलिए इनकी काफी प्रशंसा होती है। अब हम देखते हैं इसी समय अंग्रेजी कोठी का जो प्रमुख है जॉर्ज ऑक्सीडाइन, वह इनसे मिलने आता है। इस ही घटना का जो प्रत्यक्षदर्शी है रे जान लेस्केलार्ड, ये इस घटना का प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जय सिंह को असीम अधिकार जो औरंगजेब ने पहले ही दे रखे थे सूरत की लूट के बाद से, वह और ज्यादा चंचल हो जाता है और किस प्रकार, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार वह रातों रात शिवाजी के दुर्ग को घेर लेते हैं। शिवाजी इस संधि के लिए मजबूर होते हैं, विवश हो जाते हैं और इसके बाद से शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े, जिनकी आय लगभग 4 लाख ऊँट थी, और मात्र 12 किले जिनकी आय 1 लाख ऊँट थी उनको अपने पास रखा। इस संधि के तहत यह भी रखा गया कि जब मुगलों को दक्कन में विस्तार करना होगा तो शिवाजी सैन्य सहायता देंगे, और इसके तहत यह भी कहा गया कि शिवाजी के वह किले जिनको औरंगजेब या इस पुरंदर की संधि द्वारा 22 जून 1665 द्वारा दिया गया है, इन किलों की वह ना तो मरम्मत करेंगे और ना ही इसके क्षतिपूर्ति की कोई विशेष व्यवस्था करेंगे। इन सारी शर्तों को मानते हुए शिवाजी ने पुरंदर की संधि कर ली। और इसमें एक और चीज थी कि संभाजी जो शिवाजी के पुत्र हैं उनको 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया। एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि शाहजी के जो बड़े पुत्र थे उनका भी नाम संभाजी था, और शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे उनका भी नाम संभाजी था। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन संभाजी है। तो शिवाजी के बड़े भाई का नाम भी संभाजी है और शिवाजी के बड़े पुत्र का नाम भी संभाजी है। अपने इसी भाई की हो सकता है स्मरण में शिवाजी ने इनका नाम संभाजी रखा हो। अब हम देखते हैं 1666 ईस्वी को 50वां जन्मदिन है औरंगजेब का, और चंद्रवास जिसको बोला जाता है, चूंकि इस्लामिक पद्धति में जो भी कैलेंडर होते हैं वो चंद्रमा की गणना के अनुसार होते हैं, तो चंद्रमा की गणना के अनुसार औरंगजेब का 50वां जन्मदिन है 1666 में। मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने सुरक्षा की गारंटी दी शिवाजी को। इस पे शिवाजी उनसे मिलने आगरा के किले में और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए औरंगजेब के पास पहुंचे। हम देखते क्या है कि यहाँ पे भी औरंगजेब ने दूरदर्शिता का परिचय ना देते हुए अपने लिए कमी की, एक बहुत बड़ी उसने भूल की, गलती की, और वह श्रेणी जो शाहजहां के समय ही प्राप्त कर चुके थे 5000 का मनसब, उसी शिवाजी को भी 5000 के मनसबदारों के मध्य खड़ा कर दिया। हुआ ये कि शिवाजी के द्वारा पराजित राजा को भी औरंगजेब ने 5000 का ही मनसब दिया था। उसी श्रेणी में शिवाजी को भी खड़ा करने के वजह से
शिवाजी को अत्यंत क्रोध आया। उन्हें लगा कि उनके सम्मान इससे बड़ा है और उन्होंने भरे दरबार में ही औरंगजेब को इस बात के लिए कई चीजें सुना दी। इससे क्रोधित होकर और राम सिंह जो मिर्जा राजा जय सिंह है, उसने चूंकि सुरक्षा की गारंटी दी थी शिवाजी को, उसने अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप से शिवाजी के प्राणों की तो रक्षा कर ली, परंतु औरंगजेब ने विशेष आदेश के तहत 4 माह तक लगातार जयपुरी महल जो आगरा में है उसमें शिवाजी को कैद कर दिया। जी हाँ, इसी जयपुर महल में उसने 4 माह तक बंदी बनाकर रखा। इसी बीच शिवाजी अपनी एक बीमारी का बहाना बनाते हैं। शिवाजी कहते हैं कि मुझे एक असाध्य बीमारी हो गई है, और जब 4 माह बीत गए, यही 4 माह की अवधि जब बीत गई, तो शिवाजी कहते हैं कि अब मुझे इस एक कुशल वैद्य के मदद से मुझे इस बीमारी से पूरी तरह से आराम मिल गया। और वह इसी खुशी में लड्डू को या मिठाई बांटते हैं। और चूंकि उस समय जयपुर की पहरेदारी बहुत ज्यादा सैनिकों द्वारा की जाती है, तो वह एक काम करते हैं कि बड़े बड़े टोकरों में लड्डू को मंगवाते हैं। इन्हीं बड़े बड़े टोकरों में लड्डू को मंगवाते हैं और समस्त सैनिकों में वितरित कर देते हैं, तथा कुछ टोकरे खाली थे और कुछ टोकरे जो न खाली थे, इस तरह के थे, अत्यधिक मात्रा में उन्होंने बनवाया था। और इन्हीं खाली टोकरों में वह और उनका पुत्र संभाजी दोनों लोग बैठ जाते हैं और धीरे से इसी समय वो आगरा के जयपुर महल से पलायन कर जाते हैं। और चूंकि पलायन करते वक्त किसी को उनके ऊपर शक ना हो, इस वजह से वह अपने हमशक्ल हीरोजी फरजंद को अपने स्थान पर बैठा देते हैं और वह पलायन कर जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय वह मथुरा में संभाजी को छोड़ देते हैं, और मथुरा में संभाजी को छोड़ने के पश्चात अपने स्वयं अकेले पूना पहुंचते हैं और संभाजी का श्राद्ध कर देते हैं, जिससे कि उनके विरोधी अर्थात मुगल गुप्तचरों को माध्यम से औरंगजेब तक यह सूचना पहुंच जाए कि संभाजी की मृत्यु हो चुकी है और संभाजी बिना किसी रोक टोक के पूना आसानी से पहुंच पाए। क्योंकि 2 व्यक्तियों की खोज मुगल फौजदारों द्वारा की जा रही थी, इसीलिए मथुरा से ही शिवाजी अकेले निकल जाते हैं और संभाजी को वहीं छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद से 1688 में शिवाजी और औरंगजेब के मध्य मित्रता हो जाती है या एक संधि हो जाती है, जिसके तहत अब इन दोनों के मध्य संधि कराने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है जसवंत सिंह की और मुअज्जम, जो औरंगजेब का पुत्र है। यही मुअज्जम आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब के बाद अगला शासक बनता है। मुअज्जम की दूरदर्शिता इस प्रकार थी कि उसने इस मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जसवंत सिंह के बारे में कहता है तत्कालीन इतिहासकार कि जसवंत सिंह का शिवाजी से पहले ही गुप्त रूप से बातचीत होती थी, तथा जसवंत सिंह पहले से ही जो शिवाजी हैं उनके सहायक रहे। खुलासत उल तारीख के लेखक इस बात को बार बार कहते हैं, परंतु इस बात पे बिल्कुल सच्चाई है कि नहीं, अब इस पे गौर डालने के लिए हम अगले लेक्चर में इस पे चर्चा करेंगे। 1670 में तानाजी मालूर शाह इन्होंने 1200 सैनिकों के द्वारा कोंढाना दुर्ग जीत लिया। एक पिक्चर आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखी होगी, तानाजी द अनसीन वॉरियर। जी हाँ, ये वही तानाजी हैं जिन्होंने कोंढाना दुर्ग, जो कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि के द्वारा 22 जून 1665 में हार गए थे, उस दुर्ग को 5 वर्षों पश्चात तानाजी जीत लेते हैं। और इसी दुर्ग को जीतते जीतते उनकी मौत हो जाती है। इस पर शिवाजी कहते हैं कि हम दुर्ग तो जीत गए, परंतु अपना शेर, अपना जो सिंह था, उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात हमने अपने सिंह को खो दिया।
सूरत की दूसरी लूट। सूरत की दूसरी लूट में महत्वपूर्ण यह है कि सूरत में जब औरंगजेब अपना दरबार लगाता था तो उस समय एक सोने की पालकी उसने बनवाई थी। सूरत की जब दूसरी लूट शिवाजी करते हैं या शिवाजी के द्वारा ये दूसरी लूट जो होती है मराठों द्वारा, इसमें इसी सोने की पालकी को लूट लिया जाता है और इस लूट से लगभग 66 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। और इसके बाद अगला युद्ध है वांडी डिंडोर का युद्ध। इस युद्ध में सूरत के लूट के पश्चात जब वो वापस आते हैं तो इसी समय मुगल फौज उनके सामने खड़ी हो जाती है और इस समय जो युद्ध होता है उसे हम वांडी डिंडोर के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1671 में शिवाजी द्वारा सालेहर के दुर्ग की विजय की गई। इसी 1671 में शिवाजी द्वारा सालेहर के दुर्ग की विजय की गई या सालेहर की विजय की। शिवाजी अब धीरे धीरे अपनी क्षेत्रीय स्तर की जो उनका एक स्टेटस था उससे अब राष्ट्रीय स्तर के नेता बनते चले जा रहे हैं और वो अपने क्षेत्र का विस्तृत रूप से विस्तार कर रहे हैं। हम देखते हैं 1674 शिवाजी द्वारा अपना राज्याभिषेक। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। स्थान था शिवाजी की राजधानी रायगढ़। इस समय अंग्रेज प्रतिनिधि जिनका नाम था हेनरी ऑक्सीडेंट, यह भी इस राज्याभिषेक में उपस्थित थे विशेष अतिथि के रूप में। प्रथम बार राज्याभिषेक में बनारस के विश्वेश्वर भट्ट अर्थात विश्वेश्वर भट्ट या गंग भट्ट जिनका नाम है, यह काशी के ब्राह्मण थे जिन्होंने प्रथम बार शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। परंतु इसके 12 दिन बाद शिवाजी की माता जीजाबाई का देहांत हो गया। यह एक अपशगुन माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य के तत्काल बाद अगर कोई अनिश्चित घटना या कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसे हिंदू पंचांग के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। इसलिए इस अपशगुन को हटाने के लिए शिवाजी ने पुनः एक बार अपना राज्याभिषेक कराने का निश्चय किया और इस बार उनका द्वितीय बार राज्याभिषेक हुआ और तांत्रिक विधि द्वारा ये राज्याभिषेक हुआ। निश्चल पुरी द्वारा जो एक तांत्रिक थे उनके द्वारा यह राज्याभिषेक हुआ। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर छत्रपति की उपाधि शिवाजी धारण करते हैं। गाय और ब्राह्मणों के रक्षक की उपाधि धारण करते हैं। गो ब्राह्मण रक्षक प्रतिपालक की उपाधि धारण करते हैं। यवन उत्पीड़क की उपाधि धारण करते हैं। क्षत्रिय कुला वसंतक सब ये उपाधि भी वह इसी समय धारण करते हैं। इसी समय शिवाजी तांबे का एक सिक्का शिवराई और सोने का सिक्का फूल चलाते हैं। पूर्वी कर्नाटक का अभियान करते हैं। सबसे बढ़िया और सबसे अंतिम, ये सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया भी कह सकते हैं इसको, सबसे बढ़िया या बड़ा और सबसे अंतिम अभियान था कर्नाटक का अभियान जो 1678 में करते हैं। यह क्षेत्र इनसे इसलिए भी इनको प्रिय था क्योंकि इनके पिता शाहजी भोसले इन्हीं कर्नाटक के क्षेत्रों में रहते हुए जो इनकी जागीरदारी थी उसमें काम करते थे। इसलिए इस क्षेत्र या इस भूमि का एक अपना अलग जुड़ाव था शिवाजी के लिए और इस क्षेत्र को वह किसी भी हालत में पाना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि इसी क्षेत्र में जिंजी इसकी आखिरी विजय थी बिल्कुल। और इस विजय के बाद से शिवाजी के जीवन की जो लीला है वह 1680 में समाप्त हो जाती है। इससे पहले श्री शैलम मंदिर में इन्होंने दर्शन किया। स्नान घाट मठ विश्राम स्थलों के निर्माण हेतु इन्होंने बहुत सारा धन दान दिया और इनकी मृत्यु 1680 में हो जाती है।
होता यह है कि इनके पुत्र संभाजी को यह एक इनसे काफी ज्यादा रुष्ट होते हैं, काफी दुखी होते हैं, क्योंकि संभाजी शिवाजी की बात नहीं मानते थे और वह स्वयं मराठाओं के नायक बनने का प्रयास करते थे। इस वजह से दुखी होकर वह पनहाल के किले में संभाजी को कैद किए रहते हैं और इसी समय शिवाजी की एकाएक मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के बाद वह चूंकि पनहाल के दुर्ग में कैद हैं संभाजी, इस वजह से वह इनका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं और राजा राम जो इन शिवाजी के ही पुत्र हैं उनके द्वारा शिवाजी के अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न किया जाता है। एक तथ्य पढ़ाते हुए दिमाग से इधर उधर हो जाता है कई बार। जो पुरंदर की संधि हुई है वह 22 जून 1665 को, उसमें एक बहुत ही चर्चित प्रश्न आता है कई बार परीक्षाओं में, इसी वजह से इसको मैंने शामिल भी किया था कि कौन किसको विशेष रूप से आग्रह करके जयसिंह अपने साथ लाए थे। तो मनुची एक विदेशी व्यक्ति है जिसे वह अपने साथ विशेष रूप से आग्रह करके लाए थे और इसकी एक पुस्तक है हिस्टोरियो डो मुगोर, जिसमें वह इस घटना का उल्लेख भी करता है। यह एक तथ्य छूट गया था, इस वजह से मैंने सोचा कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको बता दूं। इसके बाद हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। इसमें संभाजी, राजा राम और राजा राम के बाद किस प्रकार से पेशवाओं का जो काल है वह देखेंगे और शिवाजी की मृत्यु के बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह हम ये सब जब पढ़ लेंगे तो शिवाजी की और पेशवाओं के अधीन मराठाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको एक साथ देख लेंगे। इसी के साथ साथ अगर कोई आपके सुझाव हो या फिर कोई इस तरह की क्वेरी हो या कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, कोई चीज कमी हो मेरे अंदर पढ़ाने की, या फिर कोई ऐसे प्रश्न हो जो आपको लगता है कि वो पूछना चाहिए, रिलेटिव है, तो निश्चित तौर पे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमें स्नेह और प्रेम अपना देते रहिए।